हमारे यहाँ पर एक कल्चर ऐसे ही हम समझते हैं जो शुरू से चलता आ रहा है कि जी निकाह से पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे से गुफ्तगू भी ना करें, जो अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है। और ये जैसे आपने कहा कि दोनों फ्रीकैन की जो है वो रज़ामंदी से चीज़ तय होनी चाहिए, तो क्या इसके लिए ये जायज़ नहीं है कि निकाह से पहले उनकी आपस में इतनी रफ़ाकत होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से ये गुफ्तगू कर सकें और इस पर किसी हतमी फ़ैसले पर पहुँचें? देखिए, इसमें ना अफरात और तफरीत दोनों तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू शुरू हो जाती है निकाह से पहले, और उसके भी हमने देखा कि जो है ना वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव नेगेटिव उसके ही निकलते हैं, इम्पैक्ट जो है लेकिन वो निकलते इतनी हैं। तो होनी चाहिए ना कि एक जी, दूसरे की शनासाई तो एक हो। दूसरे को देख भी सकते हैं, हम्म, देखने में भी कोई हर्ज की बात नहीं हम्म, है, और बात भी कर सकते हैं, और टेलीफोनिकली या हम्म, बैठ के भी या सामने घर वालों की मौजूदगी में भी बात कर सकते हम्म। हैं। इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, तो कर ये सकते हैं। ये ये अमल होना चाहिए, आप इसको पॉइंट आउट करेंगे? जी, बिल्कुल होना चाहिए। इवन के घर वालों को भी जो है वो मशवरा करना चाहिए बच्चों से जी। इस मामले में। हम्म, हम जब बच्चों को इतना वो नहीं देते ना, क्या कहते हैं आप, उन्हें हौसला या उन्हें इतनी समझ बूझ अकल नहीं देते कि आप उनसे उन्हें बिल्कुल इत्मीनान भी नहीं देते आप बात जी, करते फैसले करते हुए, सही। तो उनमें जो है फैसला करने की ज़रूरत नहीं पैदा होती। कुव्वत ही नहीं आती, ठीक है, वो इसलिए उनसे कॉन्फिडेंस ही बच्चों नहीं को जो होता। है वो जो है उनकी खुद एतमादी में इज़ाफ़ा करने के लिए हम्म, चाहिए कि घर वालों को बच्चों से इस मामले में बात करें और उनको कॉन्फिडेंस दें। सही। जी हाँ। और मतलब जब हम बात करते हैं तलाक की, तो इस्लाम में आजकल एक बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जो भी तलाक अपनी बेगम को कुछ मर्द तलाक देता है तो वो एक ही बार में 3 दफ़ा तलाक दे देता है। और ये क्या वो तलाक फिलफौर असरअंदाज हो जाती है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके प्रोग्राम और आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहूँगा कि एक ही दफ़ा में जो 3 तलाक़ें देता है, इसको हम्म, काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया जाए, इसकी सही। सज़ा जो है मुतय्यन की जाए। ठीक। शरीयत ने तलाक़ में जो है वो टाइम दिया है हम्म, कि सुलह की गुंजाइश भी रहे। हम्म, तलाक़ का तरीका बताया गया। तलाक़ देने के जो है वो 3 तरीके जो है वो हम्म, शरीयत में मिलते हैं। हम्म, एक को तलाक़ अहसन कहा जाता जी। है, एक को तलाक़ हसन और हम्म, एक को तलाक़ बिदअत। सही। तलाक़ अहसन ये है कि औरत को उसके उन डेज़ में जिनमें वो नमाज़ कुरान पाक पढ़ सकती है, हम्म, पाकीज़गी के दिन है, एक तलाक़ दे के छोड़ दिया जाए। सही। ऐसी सूरत में इद्दत के अंदर अंदर जो है वो 3 माह तक जो है वो सुलह और रुजू हो सकता है, हम्म, और उसमें कोई निकाह की ज़रूरत नहीं होती। हम्म, इद्दत के बाद भी चाहें तो मिलना चाहें तो निकाह हो सकता है दोबारा सही। डायरेक्टली आपस में, और अगर ना मिलना चाहें तो लड़की चाहे जहाँ शादी करना चाहे कर सकती है आगे। सही। दूसरी किस्म है तलाक़ हसन। सही। उसमें यह है कि हर माह एक तलाक़ जो है वो दी जाए। जी। ठीक है, उसमें भी 3 तलाक़ों तक पहुँचते पहुँचते दरमियान में 2 माह जो है वो टाइम मिल जाता है, सोचने हम्म, समझने का मौका मिलता है कि जिसकी गलती है उसको जी। सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है। रिकन्सिलिएशन का जी, जो और ये भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो है वो है, और हम्म, टाइम भी उसमें मिल जाता है। जी। ये तरीका तरीका जो है ना, ये तलाक़ हसन जिसे कहते हैं। हम्म, इसमें भी जो है वो 1 तलाक़ के बाद सुलह हो सकती है, 2 तलाक़ के बाद भी इद्दत में बगैर निकाह के, हम्म, और इद्दत के बाद जो है वो निकाह डायरेक्टली हो सकता है। सही। अलबत्ता 3 तलाक़ों के बाद जो हम्म, है वो सुलह गुंजाइश जो है वो नहीं मुमकिन नहीं, रहती। ना ही निकाह के साथ, ना ही जी। बगैर निकाह के। सही। ठीक है। इसके अलावा जितने तरीके तलाक़ के हैं वो हम्म, सब उन्हें कहते हैं तलाक़ बिदअत। वो हम्म, 3 इकट्ठी देना, हम्म, ठीक है, या जो है वो और तरीके से जितने भी जो है वो अल्फाज कनाया के अल्फाज से तलाक़ देना। हम्म, ये फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक जब इकट्ठी 3 तलाक़ें दें तो ये वाक़ई हो जाती हैं। सही। ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है, हम्म, इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है। सही। ठीक है, लेकिन ऐसे ही है जैसे कि इंसान कोई लेकिन खुदा न हो खास्ता जाएगी, चोरी अगर की कोई छुरी देता से है बकरी गुस्से में ज़िबा भी। करता है तो जी। बकरी ज़िबा जो है वो हो जाएगी, लेकिन ये अमल गलत है। अमल गलत है, जी, लेकिन ये लागू हो जाएगी। ये लागू हो जाएगी। ज़ैब साहब, पाकिस्तान का कानून इस बारे में क्या कहता है? अ, अगर साहब इससे पहले मैं छोटी सी एक जो हक महर की बात थी और जो मुफ्ती साहब ने बात की जी, उस पर जी, थोड़ा सा अपना ज़रूर। तज्ज़िया देना चाहूँगा कि हक महर जो है वो बेसिकली एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है हम्म, जो कि मर्द ने खातून को देना है, शोहर ने अपनी बीवी को देना है। जी, वो उसके सोशल स्टेटस के मुताबिक होना जी। चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, हम्म, ज़्यादा उस पर बोझ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट उसमें लाजमी शामिल होना चाहिए। सही। दूसरी मुफ्ती साहब ने जो तलाक़ बिद्दा की बात की तो मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि सैयदना उमर फ़ारूक ने जब इक़्तिदार संभाला, जब खिलाफत उनको मिली, तो उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि सैयदना उमर फ़ारूक जो तलाक़ बिद्दा के केसेस थे उनमें बाकायदा सज़ा नाफिज़ किया करते थे सही। कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो रसूलुल्लाह ने मना किया है। सही। और तीसरी बात, कानून इसके बारे में वही कहता है जो कि पहले भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यहाँ पे बता चुका हूँ कि जब एक बंदा अपनी बीवी को तलाक प्रनाउंस करता है तो उसको यूनियन कौंसिल में नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस देने के 90 डेज़ के बाद तलाक मुर्सद सर्टिफिकेट जब वो इशू होगा, सही।
इधर केस तलाक़ हसन है, तलाक़ एहसन है। 90 डेज़ के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हैं। जो सेक्शन 7 है फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस का, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस जो 1961 का है, उसके तहत अगर तलाक मौसर हो भी गई है तो दोबारा दोनों मैरिज भी कर सकते हैं, री मैरिज उनके दरमियान हो सकती है। वहाँ पे नथिंग शेल डी बार के अल्फाज वहाँ पे हमें मिलते हैं कि उसको रोका नहीं जा सकता। उसका अगर मैं आसान अल्फाज में तर्जमा करूँ तो जब तक के 3 दफ़ा तलाक मुर्सद सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए, 2 दफ़ा के इशू होने के बाद तक री मैरिज हो सकती है सेम हस्बैंड और वाइफ के अंदर। सही। और अदील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़ुहैब साहब ने तो बड़ा डिटेल में तलाक़ के बारे में बता दिया, लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो बच्चों की कस्टडी का सवाल पैदा होता है। तो बच्चों की कस्टडी के हवाले से, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं फीमेल, उनकी कस्टडी के हवाले से क्या कानून कहता है पाकिस्तान में? आगा साहब, बेसिकली गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट ही अप्लाई करता है बच्ची के केस में या बच्चे के केस में। और इसमें जो पैरामाउंट कंसिडरेशंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कोर्ट्स ने, वो देखनी है बच्चे की वेलफेयर। ठीक है जी। जो माइनर है अगर वो बाप के पास रहता है या रहती है, सही, तो उसकी एजुकेशन किस तरह से होगी, उसकी देखभाल किस तरह से की जाएगी, आइदर उस फैमिली में जो लोग उसका ख्याल रखेंगे वो खुद भी एजुकेटेड हैं या नहीं हैं। ठीक है जी। और इसी तरह कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि अगर माँ के पास बच्ची रह रही है, ठीक है जी, तो वो माँ के पास क्या रिसोर्सेज हैं कि वो उसको लुक आफ्टर कर सकती है, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकती है। ये सारी चीज़ें कोर्ट ने डिसाइड करनी है। और बच्ची है या बच्चा है, अभी तक जो हमने देखा है, अब ज़्यादातर जो कोर्ट्स डिसाइड कर रही हैं वो माँ की फेवर में की जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ। क्या वजह है? माँ से बेहतर कोई भी और शख्स माँ से बेहतर परवरिश नहीं कर सकता। और कोर्ट्स भी इस चीज़ का बेनिफिट देती हैं मदर को। उसमें ये एलिमेंट जो प्यार और लव और अफेक्शन का है, इसको भी वेलफेयर में कंसीडर किया जाता है। सही। तो सेकंड मदर या कोई दादी या कोई दादा, स्पेसिफिक कानून नहीं है इस हवाले से डिटरमिन करने के लिए कि जो बच्ची है उसकी कस्टडी किस उम्र तक माँ के पास रहेगी या किस उम्र तक के बाद वालिद को मिलेगी, या इस तरह का कोई इस पर मोहम्मदन लॉ बेसिकली अप्लाई करता है। उसके हवाले से जो बच्ची है वो 11 साल की उम्र तक माँ के पास रहेगी और जो बच्चा है वो 7 साल की उम्र तक रहेगा। सही। इसके अलावा जो बहुत चाहे माँ दूसरी शादी कर ले आगे, उसके बावजूद भी बच्ची की कस्टडी जो है वो माँ के पास ही 11 साल तक रहेगी। बेसिकली ये एक ऐसा, अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो एक ग्राउंड रेज होता है फादर के लिए कि वो कोर्ट से रजू करे और कोर्ट को बताए कि जी क्योंकि अब माइनर की जो मदर है उसने शादी कर ली है, तो अगर वो बच्ची है तो डेफिनेटली जो उसके सेकंड हस्बैंड है वो बच्ची के लिए गैर महरम है। इस सिलसिले में भी जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्ची की वेलफेयर देखी जाएगी। सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है, उसको बच्ची की कस्टडी से मरहूम नहीं किया जाएगा। सही। मैं मुफ्ती साहब, जैसे अदील साहब ने बताया कि सिर्फ इस ग्राउंड पर कि बच्ची जो है वो बाप को कस्टडी नहीं दी जा सकती कि सिर्फ ये एलिमेंट हो कि वो माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो इस हवाले से वैसे शरीयत क्या कहती है कि अगर वालिदा दूसरी शादी कर ले तो उस बच्ची की, क्योंकि उसके लिए तो वो नामहरम हो जाएगा जो उसका दूसरा खामंद है उसकी माँ का। असल में तो बच्चे जो हैं ये शोहर के ही होते हैं, वालिद के होते हैं। ठीक है। वालिदा के पास बच्चे सिर्फ उस उम्र तक जिस उम्र में अभी उनको माँ की ज़रूरत होती है उनको रखा जाता है और उसका ख़र्चा भी शोहर के ज़िम्मे होता है। ठीक है। उसके बाद ये वापस शोहर को ही जो है वो मिलने होते हैं, या फिर इनकी म्यूचुअली बाहम जो है अंडरस्टैंडिंग होती है